हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे एंशंट स्क्रिप्ट्स के बारे में, प्राचीन लिपियों के बारे में। ये क्या होती है, इन्हें डिकोड कैसे किया गया, समझा कैसे गया, और जब इन्हें समझा या डिकोड किया तो जो हमारी प्राचीन हिस्ट्री थी, एंशंट हिस्ट्री थी, उनकी कौन से ऐसे फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें पता चले। ठीक है, यही आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा, जो हमारी लिपियाँ थी, प्राचीन एंशंट स्क्रिप्ट्स थी, वो दिखती कैसे थी। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक अशोका पिलर है, रॉक अशोका रॉक एडिट है। ठीक है, अगर आपने कभी इसको फोटोज़ में या फिर रियल लाइफ में देखा हो तो इस पिलर्स पे, यहाँ पे इस पिलर्स पे कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, वो हमें समझ में नहीं आता है, ये लिपि है, उस वक्त की ये लिपि है, ये कुछ इस तरह दिखाई देती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह दिखाई देती है जो इस पिलर्स पे होती जो इस पिलर्स पे होती है। ठीक है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इजिप्ट के जो पिरामिड्स है, वहां पे भी एक चित्र के फॉर्म में लिपि लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन इनका मतलब क्या है, ये हमें, अगर हम आज हिंदी इंग्लिश बंगाली, अगर मराठी लैंग्वेजेस है, ये हमें समझ आती है, इनकी लिपि भी हमें समझ आती है। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये जो चीज़ें उस वक्त इतिहास अपने एंशियंट टाइम में इस फॉर्म में ये चीज़ें जो लिखी जाती थी, ये जो लिपि लिखी जाती थी, ये हमें अगर आज पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो क्या हमें ये समझ आएगी? नहीं। और इनको समझना, डिकोड करना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन्हें डिकोड नहीं करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो एंशंट हमारी हिस्ट्री थी उसमें क्या चीज़ें थी। ठीक है, उनका इतिहास क्या था, कल्चर क्या था, सोसाइटी कैसी थी, वो हम नहीं समझ पाएंगे, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि लैंग्वेज, भाषा और लिपि क्या होती है, ये पहले समझना होगा। अगर आप लैंग्वेज जो होती है वो सिस्टम ऑफ स्पीच होती है। मीन्स आप जो बोल रहे हो, आपके जो बोलने का सिस्टम है, ठीक है, उसमें वर्ड्स, ग्रामर और साउंड का यूज़ होता है। वर्ड, ग्रामर और साउंड का यूज़ होता है। आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो। ठीक है, और आप जो बोल रहे हो वही समझ रहे हो, जो आप बोल रहे हैं वही आप समझ रहे हैं। अब स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है, उस लैंग्वेज को, भाषा को हमने रिटन फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है हमने? उसको लिखित फॉर्म में हमने उसको लिखा है। ठीक है, और ये किस में लिखा है? सिंबल्स और लेटर्स में लिखा है, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे जो लैंग्वेज है, ठीक है, हाउ अ लैंग्वेज इज रिटन, जो आपने लिखा है वो क्या है? जिस लैंग्वेज को आपने लिखा है, लिखित फॉर्म में लिखा है, वो है लिपि। ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो क्या है? आपकी लैंग्वेज। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, उसको समझने के लिए। जैसे हिंदी है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी को हम लिखते किस में है? हम हिंदी को लिखते हैं देवनागरी में। देवनागरी क्या है? देवनागरी एक लिपि है। हिंदी एक भाषा है, लेकिन देवनागरी क्या है? एक लिपि है। हमने हिंदी को किस में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा है। हिंदी भाषा को हमने देवनागरी लिपि में लिखा है। ओनली हिंदी भाषा ही नहीं है जिसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अपनी जो राजस्थानी है, राजस्थान में काफ़ी भाषाएं होती है, जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, काफ़ी लैंग्वेजेस होती है, वो देवनागरी में लिखी जाती है। यूपी की जो लैंग्वेज है, ठीक है, बिहार की जो लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे है मैथिली है, भोजपुरी है, ब्रज है, ठीक है, ये लैंग्वेजेस सारी किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। इनकी कोई इंडिपेंडेंट खुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है, ये सारी ही देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो अपना क्लियर हुआ कि भाषा
और लिपि होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम अपने एंशिएंट स्क्रिप्ट्स की ओर। इसको कैसे समझा हमने, इसको हमने समझा कैसे, इससे पहले हम 3 एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जिसमें पहला एग्जाम्पल है मेसोपोटामिया। क्या? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आज से हजारों साल पहले एक सिविलाइजेशन थी। आज का जो प्रेजेंट हमारा इराक है, वहाँ पे आज से हजारों साल पहले एक सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन थी जहाँ पे क्यूनिफॉर्म, ये जो क्यूनिफॉर्म है, ये लिपि यूज की जाती थी, लिखी जाती थी। और ये जो क्यूनिफॉर्म लिपि थी, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है, ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है। और जो यूनिफॉर्म लिपि थी, इसको उस वक्त यूज़ किया जाता था आपके डॉक्यूमेंट्स, बाई खाते जगह अकाउंटिंग काम के लिए, अकाउंटिंग काम के लिए इसको क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। अब ये दिखती कैसी थी, ये क्या थी, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में थी। ठीक है, मतलब इसमें ट्राइंगल्स काफ़ी है, लाइंस है, ट्राइंगल्स का काफ़ी इसमें यूज़ किया जाता था। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें लाइंस और ट्राइंगल्स का काफ़ी यूज़ किया गया है। जैसे एक आपको इसमें बना के बताते हैं, जैसे ये इसमें एक ये है, ठीक है, जैसे ये है, इसमें इस तरह से लिपि को लिखा जाता था। अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता, सभी जानते हैं अपनी इंडस वैली। इसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, ये हम आगे चल के आपको पता चलेगा और हम समझाएंगे इस चीज़ को, इसको डिकोड क्यों नहीं किया गया। अब एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल जिस है हमारे पास में, जिसको पूरी तरह डिकोड किया गया है, पूरी तरह समझा गया है, ठीक है, जिसका नाम है हाइरोग्लाइफिक्स, मतलब चित्रलिपि। एंशिएंट इजिप्ट में, मतलब अपना जो एंशिएंट इजिप्ट था, प्राचीन इजिप्शियन में क्या किया जाता था, हाइरोग्लाफिक्स, चित्रलिपि यूज की जाती थी। ठीक है, और ये जो थी, ये मतलब आप देख सकते हैं फोटो फॉर्मेट में थी, जैसे पिक्चर्स फॉर्मेट में थी, उनको सिंबल दिए गए हैं, जैसे सिंबल्स के फॉर्म में ये लिखी जाती थी। इसमें कोई वर्ड या फिर स्पेलिंग यूज नहीं की जाती थी। ठीक है, अब ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सिंबल फॉर्म में लिखी जाती थी, चिन्ह बने हुए होते थे। ठीक है, और इनको हम कहते थे फोनेटिक स्क्रिप्ट, ध्वन्यात्मक लिपि। मतलब इसको समझते हैं, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो हम बोल रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिख रहे हैं। जैसे आप ये मान लो कि जैसा आप कोई बोल रहे हो, उसमें से जो साउंड निकल रहा है, ठीक है, जो साउंड निकल रहा है, हम जो बोल रहे हैं उसमें जो साउंड निकल रहा है, उसी को हम क्या लिख रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख रहे हैं। सिंपल एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे ये है कबर्ड, क्या है, कबर्ड, अलमीरा। अब हमें इसे अगर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, कप को लेंगे, कप लिया और हमने क्या किया, कप का सिंबल बना दिया, इसकी फोटो ही लगा दी डायरेक्ट। बोर्ड, तो हमने बोर्ड को क्या किया, डायरेक्ट उसकी फोटो ही लगा दी। इसका मीनिंग ये है, सिंपल एग्जांपल इसका यही है कि इसको इस तरह लिखा जाता था कि किसी वर्ड को अगर लिखना है तो स्पेलिंग या वर्ड्स का यूज नहीं करते थे, डायरेक्ट क्या करते थे, सिंबल्स का यूज करते थे। ठीक है, हर सिंबल बोलने की आवाज से जुड़ा होता है, ना कि स्पेलिंग से। जो हर सिंबल्स है वो आवाज, साउंड से जुड़ा होता था, ना कि स्पेलिंग से। जो बोलते थे वही लिखते थे, जो बोला जाता था वही लिखा जाता था। अब इनको डिकोड कैसे किया गया, इनको डिकोड कैसे किया गया, समझा कैसे गया। ठीक है, तो अपने पहले मेथड पे आते हैं, बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषी सोर्स, बाइलिंगुअल मेथड सोर्स। ठीक है, अब क्या हुआ था, 1799 में इजिप्ट में एक शहर था, रोजेटा नाम का एक शहर था, जहां पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला, एक शिलालेख मिली। ठीक है, जिस पर एक ही मैटर 2 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ था। बाइलिंगुअल का आपको एक मीनिंग बताते हैं कि बाइलिंगुअल उसे कहते हैं कि आपका कोई आपके पास मैटर है,
आप एग्जाम्पल लीजिए, मैटर है, सेम मैटर है, लिखा हुआ सेम है अंदर, ठीक है, मैटर सेम है, लेकिन उसको लिखा हुआ है दो लैंग्वेजेस में, उसको लिखा हुआ है दो लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है, उसको बाइलिंगुअल सोर्स कहते हैं। अब ये जो शिलालेख मिली थी, ये पत्थर जो मिला था, ठीक है, इसमें क्या दो लैंग्वेजेस लिखी हुई थी, एक तो थी अपनी ग्रीक और दूसरी थी चित्रलिपि, ठीक है, एक तो थी ग्रीक, दूसरी थी चित्रलिपि, हाइरोग्लाइफिक्स, हाइरोग्लाइफिक्स, ठीक है। इसको हमने रोजेटा स्टोन इसलिए कहा क्योंकि ये रोजेटा सिटी में मिला था, इसलिए हमने इसको क्या कहा, रोजेटा स्टोन कहा। अब जो ये हमें लिपि मिली थी, ग्रीक और चित्रलिपि दो लैंग्वेजेस में मिली थी, आप फोटो में देख सकते हैं कि जो नीचे है, ठीक है, वो तो है ग्रीक, जो नीचे है वो तो है ग्रीक, और जो ऊपर की साइड है वो है चित्रलिपि, चित्र के फॉर्म में बनाई हुई, ठीक है। अब हमारे जो स्कॉलर्स थे, अपने जो मॉडर्न स्कॉलर्स थे, उनको ग्रीक तो आती थी, क्योंकि जो ग्रीक है वो ग्रीस में आज भी बोली जाती है, और उस समय जो ग्रीस सिविलाइजेशन था उस वक्त भी ग्रीस बोले ना, ग्रीस लिपि थी, और आज भी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये तो मॉडर्न स्कॉलर्स को ग्रीक तो आती थी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों बोथ अल्फ़ाबेट को, ठीक है, इन दोनों अल्फ़ाबेट को क्या किया, कंपेयर किया और ट्रांसलेट कर दिया। ये करना इजी था, लेकिन ये जो मेथड था ये कोई अगर सिंपल और नॉन ग्रामेटिकल लैंग्वेजेस के लिए ही यूज़ होता है, जिसमें कोई ग्रामर यूज़ नहीं हो और सिंपली आप उसे कर पाओ, और आपके पास एक ऐसी कोई पत्थर या शिलालेख हो जो एक लैंग्वेज तो हमें आती हो और दूसरी में जो दूसरी लैंग्वेज है वो हमें जाननी, ठीक है, उसके लिए तो ये मेथड सही था। अगर हमें रोजेटा स्टोन नहीं मिलता तो जो प्राचीन इजिप्ट था, एंशंट इजिप्ट था, उसको हम कभी ठीक से समझ ही नहीं पाते। उनके रिचुअल्स क्या थे, उनका कल्चर क्या था, ठीक है, उनकी सोसाइटी कैसे थी, वो किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है, जो पिरामिड्स है उनके अंदर एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है वो पिक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है, वो हमें कभी पता ही नहीं चलता। ये मेथड बाईलैंग्वेज के लिए सही है, ठीक है, अगर हमें कोई शिलालेख वगैरह मिल जाए और दो एक ही मैटर दो लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, उसके लिए ये मेथड सही है, उससे हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन हम अपने दूसरे मेथड पे जाते हैं, पैटर्न एनालिसिस, ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम ब्राह्मी लिपि का। किसका लेंगे, ब्राह्मी लिपि का। ये कुछ इस तरह से लिखी हुई है, हमने आपको स्टार्टिंग में अशोका पिलर बताया था, अशोका पिलर दिखाया था, ठीक है, उस पर कुछ इस तरह से लिपि लिखी गई थी। ये ब्राह्मी लिपि है, ये हमें नहीं आती है, ये ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। एंशंट इंडिया में, प्राचीन भारत में यही लिपि यूज़ की जाती थी। जो अपने अशोका का पीरियड था, जो मौर्य वंश थे, बुद्धा का समय था, ठीक है, और जहाँ महाजनपद से लेके गुप्ता पीरियड तक सब कुछ जो लैंग्वेजेस थी वो किस में लिखी जाती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, ठीक है। और लैंग्वेजेस क्या थी, लैंग्वेजेस थी उस वक्त संस्कृत, पाली और प्राकृत। संस्कृत, पाली और प्राकृत। यहाँ एक चीज समझिएगा, ब्राह्मी क्या है, एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है, ठीक है, और संस्कृत, पाली और प्राकृत क्या है, एक लैंग्वेज है। हमने स्टार्टिंग में इसका कंसेप्ट पढ़ा था। ये तो क्या है, ब्राह्मी तो क्या है, एक लिपि है, लेकिन जो संस्कृत, पाली और प्राकृत क्या है, लैंग्वेजेस है, बोली जाती है। संस्कृत हम कहाँ यूज़ करते थे, संस्कृत यूज़ की जाती थी जैसे वेद है, जो ना अपनी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस वक्त, उसमें यूज़ की जाती थी। जो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, वो सब क्या यूज़ करते थे, संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। जो पाली थी वो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ की जाती थी, जैसे राजकाज के जो काम थे उसके लिए पाली यूज़ की जाती थी। प्राकृत यूज़ की जाती थी डेली लाइफ के लिए, जो कॉमन लोग थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। लेकिन ये जो लैंग्वेजेस थी, ये अगर हम चित्रलिपि देखें, इजिप्शियन की जो चित्रलिपि देखें, उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। ये समझने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। रीज़न इसका ये था
कि एक तो ये इनमें ग्रामर थी, उसमें ग्रामर नहीं थी, इसमें ग्रामर थी। एक था इसमें लिटरेचर। अब ये लिटरेचर क्या होता है, युक्ताक्षर या संयुक्त अक्षर क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कृष्ण है, हमने कृष्ण लिखा है, ठीक है। अब इसमें स है आधा और ण है, क्या है, स है आधा और आधा क्या है, ण है, ठीक है। इनको कहते हैं लिटरेचर अल्फाबेट्स, लिटरेचर्स अल्फाबेट कहते हैं। इनको समझना डिफिकल्ट था। तो और जो हमारे अशोका के एडिक्ट्स हैं, पिलर्स हैं, चाणक्य के जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, ये सब किस में लिखे हुए थे, जैसे ये सब किस में लिखे हुए थे, ये लिखे हुए थे ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। और इनकी लैंग्वेज थी पाली, और इनकी लैंग्वेज क्या थी, पाली। और जो बुद्धा की शिक्षाएं थी, जो बुद्धा की शिक्षाएं थी वो लिखी गई थी ब्राह्मी में, लेकिन इसकी लैंग्वेज थी प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज इसलिए इसमें यूज की गई थी, जो कॉमन लोग हैं वो भी जो बुद्धा की शिक्षाएं हैं उनको समझ पाए, इसलिए इसकी लैंग्वेज प्राकृत थी। अपने जो पुराण और उपनिषद से, ठीक है, उपनिषद से अपने वो ब्राह्मी में लिखे गए थे और लैंग्वेज थी संस्कृत। बाद में हमने उन्हें जो हमारे मॉडर्न देवनागरी है उसमें हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन तो यही है ना कि ब्राह्मी लिपि ये तो हमने समझ लिया कहाँ यूज की जाती थी, कैसे यूज की जाती थी, या फिर इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी, ठीक है। लेकिन इसको डिकोड कैसे किया, क्वेश्चन ये, इसको डिकोड कैसे किया, हमने समझा कैसे इसको। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि यहाँ ये आज का जो हमारा अफगानिस्तान है, आज का जो हमारा अफगानिस्तान है, वहाँ पे कंधार जो अफगानिस्तान के अंदर जो कंधार है उसके पास में, उसकी पास वाली पहाड़ियों पर, अफगानिस्तान में जो कंधार है उसकी पास वाली पहाड़ियों पर हमें एक शिलालेख मिली, ये देख सकते हैं, एक शिलालेख मिली थी, ठीक है, जिसको हमने कंधार इंस्क्रिप्शन कहा, ठीक है। ये एक शिलालेख मिली थी और इसे हम, ये क्या थी, इंडिया की रोजेटा स्टोन थी, एक भारत की रोजेटा स्टोन थी, इसको भारत की रोजेटा स्टोन कहा गया। हमें क्यों कहा गया, रीजन था इसमें हमें बाइलैंग्वेज सोर्स मिले थे। हमने आगे पढ़ा था बाइलैंग्वेज सोर्स क्या होता है, कि एक ही जो मैटर होता है वो दो लैंग्वेज में लिखा हुआ, सेम मैटर आपको दो लैंग्वेज में एक ही किसी शिलालेख पे, पत्थर पे या कहीं पे भी आपको मिले, उसके अवशेष मिले, वो बाइलैंग्वेज सोर्स थे, ठीक है। तो इसमें हुआ या, इसमें जो लिखा गया था वो ग्रीक और ब्राह्मी में लिखा गया था। आप देख सकते हैं ये ग्रीक थी ऊपर वाली और नीचे क्या थी, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि थी हमारी, ठीक है। ये ग्रीक थी, ये ब्राह्मी थी। अब आप ये सोचे होंगे अफगानिस्तान में ये शिलालेख क्यों मिली, तो समझाते हैं कि जो अशोका एम्पायर था, ठीक है, उसका जो बॉर्डर था उसके उस पार उस समय ग्रीस जो थी, ग्रीस सिविलाइजेशन थी, वो काफ़ी फैला हुआ था और ये बॉर्डर रीजन पे भी हमें ये शिलालेख मिली थी, ठीक है। इस वजह से इसमें दोनों लैंग्वेजेस थी, ग्रीक भी थी और अपनी ब्राह्मी भी थी। और इसको डिकोड किसने किया, ठीक है, उसके बाद इसको डिकोड किया गया। अब इसको डिकोड किसने किया, जेम्स प्रिंसिप ने 1827 में, जेम्स प्रिंसिप ने 1827 में इसको डिकोड किया था। और जो जेम्स प्रिंसिप थे ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब इसमें क्या था कि आप जो सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स को तो आप डिकोड कर सकते हो मैच करके, ठीक है। जैसे इनको कंपेयर करके आप सिंपल वाले को, सिंपल जो वर्ड्स हैं उनको तो आप समझ सकते हो, लेकिन वेद है जो हमारे इसमें, वेद अगर इसमें लिखी गई है तो हमारे जो मुहावरे हैं, इसमें ग्रामर है, लिटरेचर है, उसको नहीं समझा जा सकता, वो बहुत डिफिकल्ट था समझना, ठीक है। यूज्ड फॉर अल्फ़ाबेट मैचिंग, अल्फ़ाबेट को तो आप मैच कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और लिटरेचर को समझना मुश्किल था इसमें। तब जेम्स प्रिंसिप ने एक आइडिया अपनाया, उसने क्या किया, ठीक है। जैसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है अपनी, ठीक है, वो समय के साथ में इवॉल्व होती गई, चेंज होती गई काफ़ी स्क्रिप्ट्स में अलग अलग, ठीक है। तो जो ब्राह्मी लिपि आज हम देखते हैं, ब्राह्मी लिपि जो पहले थी, ठीक है, उसको जो हम आज देखते हैं वो क्या है,
देवनागरी, अपनी मॉडर्न देवनागरी लिपि जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती गई, चेंज होती गई, इवॉल्व होती गई। तो ये मेथड यूज़ करके उसने क्या किया, ब्राह्मी इवेंचुअली इन्वॉल्व इनटू देवनागरी, ठीक है। तो उसने क्या अपनाया, एक बैक ट्रैप्ड मेथड अपनाया। अब ये बैक ट्रैप मेथड क्या होता है, ये होता है एक रिवर्स ऑर्डर, एक रिवर्स ऑर्डर को यूज करके ब्राह्मी लिपि को डिकोड करना। कैसे, देखिए, अगर आप यहाँ क को देखते हैं, ठीक है, और क को सीधा अगर आप देखें ब्राह्मी में, तो आपको क्या दिखेगा, एक प्लस का साइन दिखेगा, ओनली एक प्लस का साइन दिखेगा। तो क्या आप यहाँ से क को डायरेक्ट समझ सकते हैं, नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रिवर्स में जाओ, यहाँ आप क को देखो तो थोड़ी सिमिलरिटी मिलेगी। फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो अगर, ठीक है, अगर आप नागरी से गुप्ता स्क्रिप्ट में जाओ तो आपको थोड़ी सिमिलरिटी मिलेगी। अगर आप गुप्ता स्क्रिप्ट से ब्राह्मी में जाओ तो आपको सिमिलरिटी मिलेगी। अब ब्राह्मी और गुप्ता स्क्रिप्ट है, इसके बीच में भी काफ़ी फेसेस हैं, ठीक है, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट थे वही लिए हैं। तो ये मेथड यूज़ करके जैन प्रिंसिप ने जो ब्राह्मी लिपि थी उसको डिकोड किया। ये एक वर्णमाला तैयार की थी इन्होंने ब्राह्मी लिपि की, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भारत को कैसे लिखा जाता है देखते हैं। ये अपना भारत है, ये भारत, जो भा है, जो अपना भ है, ये रहा भ, ठीक है, उसको कुछ इस तरह लिखा गया। अब इसकी जो आ की मात्रा है वो ये रही, इसको कुछ इस तरह लिखा गया, ये जो ऊपर देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। और र और त, ये रहा र को ऐसे लिखते हैं, और तो त को ऐसे लिखते हैं। तो ये अपना भारत, ब्राह्मी लिपि में भारत को ऐसे लिखा जाता है। अब एक चीज, एक बात है, अगर 1827 में जैन प्रिंसिप ने, ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया था, ठीक है, तो पीपल हैड नो आइडिया अबाउट अशोक एंड चाणक्य। उससे पहले लोगों को अशोक और चाणक्य के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब आप यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा कि उनके बारे में पता ही नहीं था। हमें जैन प्रिंसिप ने ये बताया, उसने ही बताया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये लॉजिक है कि समय के साथ में जो ब्राह्मी लिपि थी वो हो सी गई थी, धुंधली हो गई थी। आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझे कि अगर आज हम हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो लैंग्वेजेस हम जानते हैं, या जो हम लिपि लिखते हैं, हम लिपि जो लिखते हैं, ठीक है, अगर उस लिपि को टाइम के साथ में आगे वाली जनरेशन को हम ना सिखाएं, उनको लिखना या उसमें पढ़ना ना सिखाएं, तो क्या वो जान पाएंगे कि वो लिखा हुआ क्या है। जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, अगर उनके बारे में हम जो लिखते हैं या फिर जो सुनते हैं, ठीक है, अगर आगे वाली पीढ़ी अगर वो चीज़ हमने उनके बारे में लिख दिया, और आगे वाली पीढ़ी अगर जो हम लिपि लिख रहे हैं वो उनको समझ ही नहीं आए, हमने समझा ही नहीं, जो हिंदी इंग्लिश के हमारे टेक्स्ट होते हैं हम उनको समझा ही नहीं, तो क्या उनको समझ आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये सेम जो रीज़न था, ये सेम रीज़न था यहाँ पे। जो ब्राह्मी लिपि थी वो टाइम के साथ में इन्वॉल्व होती गई, ठीक है, इन्वॉल्व होती गई, लेकिन जो आगे वाली पीढ़ी थी हमने उनको ब्राह्मी लिपि सिखाई ही नहीं। और जो अशोका और चाणक्य के बारे में हमें जो रिमेन्स मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, और ब्राह्मी लिपि आती नहीं थी। अब कह सकते हैं कि हम उनको ये कहानियों के थ्रू भी बता सकते थे आगे वाली जनरेशन को, तो कहानियों के थ्रू भी इसे आगे नहीं बोला गया, नहीं बताया गया। जैसे हमारे जो रामायण या महाभारत है वो महाजनपद काल से पहले के हैं, और ये जो अशोका और चाणक्य थे ये महाजनपद काल के बाद के हैं, मतलब इस पीरियड के हैं सारे, ठीक है। तो ये महाजनपद काल और गुप्ता पीरियड के बीच के हैं सारे, ठीक है, अशोका वगैरह, ठीक है। तो क्या अब ये कह सकते हैं हम इनको कहानियों के थ्रू क्यों नहीं बताया, तो रीज़न ये था कि लोगों ने इसके बारे में बात ही नहीं की। जैसे रामायण और महाभारत को तो हमने, अगर जो हमारे रिलीजियस ये टेक्स्ट हैं, हमने इनको कहानियों के थ्रू भी लोगों से एक से दूसरे के थ्रू ये कहानियाँ चलती रही, और जैसे जैसे ब्राह्मी लिपि
देवनागरी में ट्रांसलेट, जैसे ब्राह्मी लिपि मॉडर्न इन्वॉल्व होती गई, देवनागरी तक आई, तब हम इनको क्या करते गए, इसको ट्रांसलेट करते करते गए। लेकिन चाणक्य और जो अशोका, जो महाजनपद से हमारा गुप्ता पीरियड था, वहाँ तक जो हमने ब्राह्मी लिपि यूज़ की थी, और उसमें हमें जो ट्रांसलेट करना था उसको हमने किया ही नहीं, ठीक है। और समय के साथ भी हमने लोगों को उसके बारे में बताया ही नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि थे ही नहीं या हम जानते ही नहीं थे, बस क्या था, हमने एक से दूसरे में ये इन्फॉर्मेशन कभी भी फॉरवर्ड की नहीं। आप व्हाट्सएप पे तो कर देते हो आज, ठीक है, लेकिन उस वक्त तो व्हाट्सएप भी था नहीं। तो एक से दूसरे में ये इन्फॉर्मेशन ना तो कहानियों के थ्रू, ना लिपि के थ्रू हमने एक से दूसरे को हमने ये सिखाई। तो जेम्स जो हमारे प्रिंसिपल है, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज़ के लिए कि अगर उन्होंने उस वक्त ये ब्राह्मी लिपि को डिकोड नहीं किया होता तो इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वास्ट पोर्शन जो है वो हमें कभी पता ही नहीं चलता। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है, क्या नॉलेजेबल चीज़ें हैं, ये हमें कभी पता ही नहीं चलता। आज हम अपने टेक्स्ट में अशोका और चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, चाणक्य बहुत बुद्धिमान थे, आज हम ये चीज़ जानते हैं। लेकिन एक टाइम जब मुगल्स आए थे, और इनका जो मुगल्स आए थे उससे पहले ये चीज़ें थी, पर ये धुंधली होती गई। धुंधली रीज़न हमारे पूर्वज ही थे, उन्होंने अपने आगे वाली पीढ़ी को ये चीज़ें बताई नहीं, ठीक है। तो जेम्स जो प्रिंसिपल है, उनको ये बहुत बड़ा बड़ा क्रेडिट जाता है। इनको बहुत अंडररेटेड मानते हैं, इनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता, लेकिन हमें देना चाहिए। इन्होंने हमें ये चीज़ बताई कि आपका जो भारतीय इतिहास है वो कैसा है, आप उनसे कई कई चीज़ें सीख सकते हैं, कैसे कैसे उस वक्त विद्वान थे, रूलर थे, ठीक है। और ये जो एंशंट ना, जो हिस्ट्री का जो एक पोर्शन था, ये बहुत नॉलेजेबल था, ठीक है। और ये हम कभी जान ही नहीं पाते अगर हम वो डिकोड नहीं कर पाते। तो इनको बिग थैंक्स। एक अब क्वेश्चन ये था स्टार्टिंग में जो अपनी, अब आते हैं अपने क्वेश्चन ये था कि अपनी जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है, इसको हम डिकोड क्यों नहीं कर पाए। इसके काफ़ी रीजंस है कि हम इसको डिकोड क्यों नहीं कर पाए। हमारे पास ऐसे अवशेष तो मिले, ठीक है, ठीक है, अवशेष तो काफ़ी मिले, जैसे ये जो शिलालेख है, इन पे जो लिखे हुए हैं, प्रिंट है, आप देख सकते हैं, ये तो हमें मिले, लेकिन इन पे लिखा हुआ क्या है ये हम समझ ही नहीं पाए। रीज़न है ये था, पहला इसका रीज़न ये है, नो बाइलिंगुअल टेक्स्ट। मतलब रोजेटा, जो हमें रोजेटा स्टोन मिला था, या फिर हमें जो इंडियन रोजेटा स्टोन मिला था, उसमें क्या था, एक ही मैटर दो लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो एक लैंग्वेज तो हमें आती थी, दूसरे में हम उसको क्या कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे जो हमें ये जो शिलालेख मिले हैं, पत्थर मिले हैं, इन पे एक ही लैंग्वेज में कुछ लिखा है, चाहे ये लैंग्वेज है या सिंबल है, ये हमें नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और जो लिखा हुआ भी है वो 5 या 6 अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, 5-6 अल्फ़ाबेट्स इन सील्स लिखा हुआ है, जो एक सेंटेंस बनाने के लिए या फिर ग्रामर को समझने के लिए पॉसिबल नहीं है। सेंटेंस बनाने के लिए, ग्रामर को समझने के लिए, ये 5 से 6 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा अननोन लैंग्वेज फैमिली, जैसे हमने पैटर्न एनालिसिस में ब्राह्मी लिपि को देखा था, तो ब्राह्मी लिपि टाइम के साथ इन्वॉल्व हो रही थी। वो जैसे से इन्वॉल्व हुई, हमें उसके बाद वो जैसे से इन्वॉल्व हुई और वो देवनागरी में कन्वर्ट हुई, ठीक है, तो देवनागरी से हमने उसको रिवर्स पैटर्न में जाके उसको समझ लिया। लेकिन जो इंडस वैली ना स्क्रिप्ट है, उसका मतलब उसके बारे में कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला है, ऐसी कोई शिलालेख नहीं मिली है जो एक लैंग्वेज हमें आती हो, ठीक है, और दूसरी हमें समझनी हो। यहाँ पर हमें कोई ऐसे अवशेष नहीं मिले। फिर है लैक ऑफ कॉन्टेस्ट। मतलब ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं है क्या। अब ये हम व्यापार, ये उस वक्त व्यापार के लिए यूज़ कर, ये जो व्यापार के मार्क्स थे, व्यापार जो हम करते थे उसके लिए यूज़ करते थे, मार्क के लिए, स्टैम्प के लिए, या कोई रॉयल ना सील थी, रॉयल सील्स जो होती थी उसके लिए यूज़ करते थे, या फिर करते थे रिलीजियस सिंबल्स के लिए। रिलीजियस सिंबल्स मतलब जैसे हम आज अपना ओम, स्वास्तिक, जो हमारा रिलीजन है उसमें हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ करते थे। ये हमें कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का, ठीक है, लेकिन इस पे रिसर्च आज भी हो रही है, ठीक है। और 90s में कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू भी इसको डिकोड करने की
ट्राई किया गया, डिकोड करने का ट्राई किया गया था, लेकिन हमें उसमें कोई सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। और आज भी एआई के थ्रू इसको डिकोड किया जा रहा है। अब कब किया जाएगा, कब तक होगा, ये हमें नहीं पता। जब तक इंडस वैली स्क्रिप्ट डिकोड नहीं होती तब तक ये हमारे लिए एक म्यूट फिल्म की तरह है, जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन इसमें हो क्या रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।